गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो टॉपिक अपना चल रहा है अपना टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी, इसमें टीचिंग सब्जेक्ट में अपना जो टॉपिक का नाम है अनुदेशन अभिक्रमित विधि। तो अनुदेशन अभिक्रमित विधि में पहले मैंने आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था, उसके बाद इसके स्टेप बताए थे, इसकी विशेषताएं, महत्व और सीमाएं बतानी। फिर मैंने इसके दो प्रकार बताए थे कि जो अभिक्रमित अभिलेखीय विधि है वो कितने प्रकार की है, वो दो प्रकार की है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें कि जो ये हमारी अभिलेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, इसकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि की विशेषताएं। तो इसमें मैं आपको आज विशेषताएं बताने वाली हूं। विशेषताएं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की विशेषताएं। तो विशेषताओं में देखो, पहली विशेषता इसकी कि जो हमारी अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसमें एक नंबर विशेषता, पहली विशेषता ये है कि प्रशिक्षण की यह एक व्यू रचना है। इसकी पहली विशेषता है अनुदेशन अभिक्रमित विधि की कि जो हमारी अभिक्रमित अनुदेशन विधि है यह एक ऐसी व्यू रचना है जो कि मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके? मनोविज्ञान या वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर आधारित है। ये एक व्यू रचना है। इसमें शिक्षण अभिक्रमित विधि की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि यह स्वतः अध्ययन सामग्री, यानी कि ये स्वतः की अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है। यह स्वतः की अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है जिसकी सहायता से जो प्रखर बुद्धि यानी कि तेज बच्चे, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि के छात्रों को अपनी अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है और उनकी जो निष्पत्ति में अंतर नहीं होता। यानी कि इसमें सभी प्रकार के जो बच्चों की जैसी मेंटेलिटी है, अगर कोई इंटेलिजेंट है, अगर सामान्य है और अगर मंद बुद्धि है, तो तीनों ही एक प्रकार से इसमें सीखते हैं। और उसके बाद तीसरी इसमें यह कि पाठ्य वस्तु जो होती है, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। यह तार्किक जो है एक तार्किक क्रम मनोविज्ञान दृष्टि से भी प्रभावशाली होता है। और चौथी विशेषता इसकी है कि इसकी सहायता में कठिन प्रत्ययों को सरलता से, इसमें जो चौथा पॉइंट है आगे कि इसकी सहायता से कठिन प्रत्ययों को सरल एवं सुगमता से बोधगम्यता बनाया जाता है। और पांचवा है जो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। छठी विशेषता है कि अधिगम के समय, यानी कि सीखते समय, अधिगम के समय छात्र को क्रियाशील रहना पड़ता है, जिससे छात्र सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इसमें क्या है, सीखने के लिए अधिगम में क्या होता है, अधिगम के समय छात्र क्रियाशील रहता है और उसमें छात्र सीखने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। बिना शिक्षक की उपस्थिति से, इसमें क्या होता है, बिना शिक्षक की उपस्थिति से छात्र नवीन प्रत्ययों को सुगमता से सीख सकते हैं। और परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा अभिक्रमित अनुदेशन से छात्र अधिक सीखते हैं। परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा अभिक्रमित अनुदेशन से छात्र अधिक सीखते हैं और अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है वो अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, क्योंकि छात्र की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बल दिया जाता है, जिसमें जो कि बच्चा जो प्रत्येक क्रिया करता है उसमें बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है। और पाठ्य वस्तु को छात्रों की बोधगम्यता के अनुरूप, जो पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु को बच्चे की बोधगम्यता के अनुसार छोटे छोटे क्रमों में विभाजित कर दिया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। ये होगी इसकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि की विशेषताएं। अब दूसरा है कि इसकी सीमाएं, कि इसमें किस सीमा के अंदर रहकर इस क्रिया को पूरा करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक छात्र को एक क्रम का अनुसरण करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक छात्र को एक ही क्रम में क्या अनुसरण करना
पड़ता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु या जो पाठ्य सामग्री होती है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और इसमें जो है कि इसमें प्रत्येक छात्र को अनुसरण करना पड़ता है और उनकी जो आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। पहली सीमा इसकी ये होगी। दूसरी सीमा, इसमें ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें जो हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और सृजनात्मकता तथा उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसमें सृजनात्मकता तथा उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। छात्रों को अनुक्रिया के लिए स्वतंत्र, यह क्या होता है, इसमें छात्र अनुक्रियाओं के लिए स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें छात्रों को अनुक्रिया के लिए स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें अधिगम नियंत्रण परिस्थितियों में होता है। इसमें जो अधिगम होता है वो नियंत्रण परिस्थितियों में होता है। इनका निर्माण करना कठिन है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद भी उत्तम प्रकार इसका निर्माण करना कठिन है और प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद भी उत्तम प्रकार के अनुदेशन सामग्री का निर्माण नहीं होता। उसमें बाद प्रतिभाशाली जो छात्र है इसमें अधिक रुचि नहीं लेते, यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इसमें अधिक रुचि नहीं लेते। इसका प्रयोग शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसमें जो प्रयोग है वह प्रशिक्षण में अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसे सुधारात्मक शिक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें सुधारात्मक शिक्षण के लिए इसमें को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं दी जाती। इसमें जो सामाजिक अभिप्रेरणा है वो नहीं दी जाती। तो ये इसकी क्या होगी, अनुदेशन अभिक्रमित विधि की विशेषताएं और इसकी सीमाएं। मैंने आपको इसकी विशेषताएं और सीमाएं बता दी हैं। अब जो हमारी अभिक्रमित अनुदेशन विधि है ये दो प्रकार की होती है, रेखीय और शाखीय। रेखीय अभिक्रमित विधि मैंने आपको पूरी करवा दिया। अब आपको करवाऊंगी जो दूसरी वाली वो है शाखीय अभिक्रमित विधि। दूसरी कौन सी है, शाखीय। दूसरी विधि है जो वो है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो इसमें देखो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते किसे हैं। रेखीय रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी प्रत्येक जो है उसका प्रत्येक फ्रेम को उसको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जो उसकी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती है उसमें बच्चे को प्रत्येक फ्रेम को क्या करना पढ़ना पड़ता है। यदि यह आवश्यक न हो तो रेखीय न कहकर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन करते हैं। यदि यह आवश्यक न हो तो इसे रेखीय न कहकर शाखीय कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में विद्यार्थी को एक फ्रेम को पढ़ने को कहा जाता है। शाखीय विधि में बच्चे को एक फ्रेम को पढ़ने को कहा जाता है और फिर प्रश्न का उत्तर होता है उसको 3 या 4 विकल्पों में देना होता है। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था जो विद्यार्थी को एक फ्रेम में पढ़ने को कहा जाता है, फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है जो 3 या 4 विकल्पों में से उसका उत्तर 3 या 4 विकल्पों में से एक को चुनना होता है। किस विधि में, शाखीय विधि में। क्योंकि केवल एक ही उत्तर को सही उत्तर, जिसमें से कि उनका एक ही उत्तर जो होता है वो सही उत्तर होता है। विद्यार्थी के गलत उत्तर चुनने पर वह अगले फ्रेम पर पहुंच जाता है। विद्यार्थी के गलत उत्तर चुनने पर वह क्या होता है, अगले फ्रेम पर पहुंच जाता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर।
प्रतिपादक हैं। इस कारण इसे क्राउडेरियन अनुदेशन भी कहते हैं। इसलिए इसे क्राउडेरियन अनुदेशन भी कहते हैं। कौन सा? क्राउडेरियन अनुदेशन भी कहते हैं। क्राउडेरियन अनुदेशन भी कहते हैं। क्राउडेरियन अनुदेशन भी कहते हैं। इसमें विद्यार्थी अपने पढ़ने की दिशा स्वयं निर्धारित करता है। इस विधि में बच्चा जो है पढ़ने की दिशा जो स्वयं निर्धारित करता है, अर्थात त्रुटि करने पर शाखाओं में तथा न करने पर अगले फ्रेम का अध्ययन करता है। अगर वह बच्चा त्रुटि भी करता है पढ़ने को तो फिर भी वो अगले फ्रेम में उसको का अध्ययन करता है। क्योंकि यह निर्णय आंतरिक होता है, अतः इसे आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं। इसे क्राउडर अनुदेशन भी कहते हैं और इसे आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं। शाखीय अभिक्रमित विधि को। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। अब मैं इसकी विशेषताएं बता रही हूँ, किसकी क्या क्या विशेषताएं। इसमें प्रत्येक छात्र जो ये हमारी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसकी अब विशेषताएं। तो विशेषताओं में देखो अभिक्रमित अनुदेशन विधि की विशेषताएं। तो विशेषताओं में इसकी जो पहली विशेषता है कि इसमें प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन करता है। इस विधि में प्रत्येक छात्र, पहली विशेषता है कि इसमें प्रत्येक छात्र अपनी विधि के अनुसार अध्ययन करता है। आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन अवसर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र स्वयं अपने अध्ययन का मार्ग निर्धारित करता है। इसमें प्रत्येक छात्र स्वयं अपने अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करता है और छात्रों को अनुक्रियाओं के लिए भी स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरी विशेषता है कि इसमें छात्रों को अनुक्रिया के लिए भी स्वतंत्रता दी जाती है और बहुनिर्वाचन के विकल्पों में से छात्र किसी का भी चयन कर सकता है। जो बहुनिर्वाचन है, बहुनिर्वाचन रूप से वह विकल्पों में से छात्र किसी का भी चयन कर सकता है। छात्रों को गलत अनुक्रियाओं के आधार पर उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों की जानकारी होती है। छात्रों की जो गलत अनुक्रिया होती है, अनुक्रियाओं के आधार पर उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों की उनको जानकारी होती है। उनकी कमजोरियों के लिए उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद इसकी चौथी विशेषता है कि शाखीय अनुदेशन एक अनुवर्ग शिक्षण प्रणाली की भांति कार्य करता है। जो शाखीय अनुदेशन है वह एक अनुवर्ग शिक्षण प्रणाली की भांति कार्य करता है। छात्रों की कठिनाइयों तथा आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें छात्रों की कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। और पांचवी विशेषता की जो शाखीय अनुदेशन का निर्माण कार्य अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। जो ये शाखीय अनुदेशन का निर्माण कार्य अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। इसका विकास मानव प्रशिक्षण के शोध कार्यों से हुआ है। इसका जो विकास है वो मानव प्रशिक्षण के शोध कार्यों से हुआ है। इसलिए यह मानना है कि अधिगम के लिए भली भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। इसलिए यह मानना है कि अधिगम के लिए भली भांति से प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग उच्च शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग शिक्षण अनुदेशन तथा उपचारात्मक अनुदेशन को प्रभावशाली बनाने के ढंग से भी किया जाता है। और इसमें जो मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा की व्यवस्था की जाती है। इसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा की इसमें व्यवस्था की जाती है। और इसका प्रयोग होता है प्रयोगात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार की पाठ्य वस्तु के अनुदेशन के लिए किया जाता है। तो ये इसकी क्या होगी? विशेषताएं। अब इसकी मैं अगर बताती हूँ आपकी सीमाएं की इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं शाखीय विधि की। तो इसमें पहली सीमा है
कि छात्र जब गलत अनुक्रिया करता है, शाखीय विधि में जब बच्चा गलत अनुक्रिया करता है तो तब उसे उसी सूचना को दोहराना पड़ता है, जिससे छात्र की कमजोरी में सुधार की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि जो बच्चा गलत अनुक्रिया करता है और उसे उसी सूचना को दोहराना पड़ता है और जिससे छात्रों की कमजोरी में की सुधार की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। दूसरा इसमें है कि छात्रों को बहुनिर्वाचन रूप प्रश्नों में से अपनी अनुक्रिया के विकल्पों में से एक का चयन करना पड़ता है। छात्र बिना बोधगम्य किए अनुमान से भी आगे वाले विकल्प का चयन कर सकता है, यानी कि बिना सीखे वह जो आगे विकल्प 4-5 दिए होते हैं वो आगे वाले विकल्प का भी चुनाव कर सकता है। गलत विकल्प सदैव त्रुटि प्रश्न पर दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के विकल्पों का छात्र चयन नहीं करते क्योंकि एक त्रुटि प्रश्न पर कई विकल्पों के लिए उपचार किए जाते हैं। और 5वीं सीमा है कि शाखीय अनुदेशन को कंप्यूटर तथा शिक्षण अधिगम मशीन पर नहीं दिया जाता। जो ये शाखीय अनुदेशन अभिक्रमित विधि है इसको कंप्यूटर में शिक्षण मशीन पर नहीं दिया जाता है। उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार कितनी शाखाएं दी जानी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। प्रश्न विकल्पों की संख्या निश्चित करना एक गंभीर समस्या है। और इसकी आगे वाली सीमा है कि इस व्यूह रचना का प्रयोग छोटे बालकों तथा प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं के लिए नहीं किया जा सकता। इस व्यूह रचना का प्रयोग है छोटे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नहीं किया जा सकता, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें अधिगम परिस्थितियों तथा अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता जो प्रभावशाली शिक्षण व्यूह रचना के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, शाखीय अभिक्रमित विधि की सीमाएं। तो इसमें पहले मैंने आपको शाखीय अभिक्रमित विधि का अर्थ बताया था, फिर उसकी मैंने आपको विशेषताएं बताई, विशेषताओं के बाद मैंने इसकी सीमाएं बताई कि किस सीमा में हमें तय करना पड़ता है। अब जो ये आपकी रेखीय और शाखीय, कौन सी, रेखीय और शाखीय दोनों की तुलना, रेखीय और शाखीय दोनों विधियों में अंतर, शाखीय रेखीय और जो आपकी शाखीय विधि है दोनों में अंतर, रेखीय और अनुशासन दोनों में अंतर, कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है रेखीय और शाखीय विधि में। तो पहला इसमें पहला रेखीय और शाखीय दोनों में अंतर। पहला है रेखीय का अंतर। इस अनुदेशन में पदों का आकार क्या होता है, रेखीय में पदों का आकार छोटा होता है, ये 1 या 2 वाक्य के आकार के होते हैं। जो ये इनके पद होते हैं रेखीय के, ये क्या होते हैं, 1 या 2 वाक्य में होते हैं, इनके पद का आकार क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जो शाखीय अनुदेशन के पदों का आकारों की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसमें विषय वस्तु 1 या 2 पैरों में दिया होता है। रेखीय में तो देखो जो पद दिए होते हैं वो 1-2 वाक्यों में दिए होते हैं, और शाखीय में जो पद दिए होते हैं वो पैराग्राफ में 1 या 2 पैराग्राफ के रूप में दिए होते हैं। दूसरा इसमें ये अंतर है कि रेखीय अनुदेशन विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाना होता है। रेखीय विधि में बच्चे को प्रश्न का उत्तर क्या होता है, स्वयं बनाना होता है। यह एक प्रत्यस्मरण होता है रेखीय जो, और शाखीय अनुदेशन में विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चुनाव करता है। इसमें क्या होता है, जो आंसर होता है विकल्पों में दिया जाता है और विकल्पों के अंदर से ही बच्चा सही उत्तर का चुनाव करता है शाखीय विधि में। और जो तीसरा है आगे रेखीय विधि, इसमें फ्रेम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि विद्यार्थी उत्तर देने में अनुक्रिया करने में त्रुटि न करे अथवा त्रुटिहीन अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। इसमें त्रुटियों का, शाखीय में त्रुटियों का स्पष्टीकरण देकर अधिगम को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में भी पदों को पढ़ना होता है, लेकिन शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सभी पद पढ़ना आवश्यक नहीं होता।
रेखीय, इसमें विविधता एवं नवीनता कम होती है, इसमें विविधता एवं नवीनता अधिक होती है। इसमें रेखीय में क्या होता है, रेखीय में त्रुटियों को महत्व नहीं दिया जाता, इसमें त्रुटियों को महत्व दिया जाता है। यह रेखीय छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, यह शाखीय बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह एक ही दिशा में विद्यार्थी को आगे बढ़ाता है, इसमें विद्यार्थी विभिन्न शाखाओं में से होकर गुजरता है। इसके जो प्रवर्तक हैं, रेखीय के जो प्रवर्तक हैं वो B.F. स्किनर हैं और इसके जो है नॉर्मन ए क्राउडर हैं। रेखीय के प्रवर्तक B.F. स्किनर, इसके प्रवर्तक हैं जो B.F. स्किनर, इसके जो है रेखीय विक्रमित विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है B.F. स्किनर, इसके हैं क्राउडर। कौन से क्राउडर है, नॉर्मन ए क्राउडर, इसके प्रवर्तक है नॉर्मन ए क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर। रेखीय के हैं B.F. स्किनर और शाखीय के हैं नॉर्मन ए क्राउडर। तो इसमें क्या होता है, इसके सूत्रपात है प्रवर्तक। तो इसमें मैंने दोनों में अंतर करवा दिया आपको कि रेखीय और शाखीय अभिक्रमित विधि में अंतर। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बोधकों, रेखीय में क्या होता है और बोधकों का प्रयोग रेखीय विक्रम में अधिक किया जाता है, इसमें बोधकों का प्रयोग बहुत ही सीमा में किया जाता है। तो आज जो मैं करवा रही थी आपको, अब जो करवाया था अभिक्रमित अनुदेशन विधि चल रही थी, इसमें मैंने पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई थी कि अनुदेशन अभिक्रमित विधि क्या होती है, उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं, सीमाएं, फिर इनके प्रकार बताए थे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि दो प्रकार की होती है, रेखीय और शाखीय। पहले मैंने आपको रेखीय विधि के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको शाखीय विधि के बताया था, फिर इन दोनों विधियों के बीच में अंतर। तो आज की क्लास जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।